हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 4 है। 3 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, यानी भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी शिवालिक और ऑप्शन डी विंध्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अरावली। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली और अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है। लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, यानी लोकसभा के निर्वाचन के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन है ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। लोकसभा निर्वाचन के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय हैं, यानी सतत आर्थिक विकास का क्या मतलब है? ऑप्शन है ए वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, ऑप्शन बी वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, ऑप्शन सी औद्योगिक विकास और ऑप्शन डी कृषि विकास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। ये सतत विकास का अर्थ है, यानी सतत विकास का मतलब होता है वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। ऑप्शन है ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9, क्योंकि भागवत संप्रदाय में नवदा भक्ति की परिकल्पना की गई है, यानी भागवत संप्रदाय में नवदा भक्ति की कल्पना की गई है, इसलिए भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन है ए बेलफास्ट, ऑप्शन बी एबरडीन, ऑप्शन सी लीड्स और ऑप्शन डी लिवरपूल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एबरडीन। यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है एबरडीन को, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन है ए विंध्य पर्वत, ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणियाँ, ऑप्शन सी राजमहल पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी अरावली पहाड़ियाँ। इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा श्रेणियाँ। सतपुड़ा श्रेणियाँ नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन है ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथों से और ऑप्शन डी यजुर्वेद से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ये भी आपको ध्यान रखना है, और संगीत में वेद है सामवेद, यानी जिसमें संगीत का वर्णन है वो है सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ऑप्शन ए, जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है। ऑप्शन बी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। ऑप्शन सी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो। और ऑप्शन डी, जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की भी भागीदारी हो, उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से एक जो युग्म गलत है वो हमें बताना है। ऑप्शन है ए, लिपुलेख। ये दर्रे हैं, एक तरफ हैं दर्रे, दूसरी तरफ हैं उनसे संबंधित राज्य। कौन सा दर्रा किस राज्य में है वो मिलाया गया है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर ए है लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में, तो ये गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी है पालघाट। पालघाट दर्रा केरल में है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ऑप्शन है ए, बंगाल के नवाब ने। ऑप्शन बी, मुगल सम्राट ने। ऑप्शन सी, इंग्लैंड के शासक ने। और ऑप्शन डी, अफगान के राजा ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुगल सम्राट ने। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी, उसके बाद अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन है ए, हिस्पार। ऑप्शन बी, जेमू। ऑप्शन सी, मिलाम। और ऑप्शन डी, रूपल। इनमें से कौन सा हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिलाम हिमनद। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है और मिलाम हिमनद से शारदा नदी निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? ऑप्शन है ए, 2022। ऑप्शन बी, 2024। ऑप्शन सी, 2025। और ऑप्शन डी, 2026। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2025। भारत ने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो वर्ष रखा है वो रखा है 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन है ए, मालवा का पठार। ऑप्शन बी, छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। और ऑप्शन डी, प्रायद्वीप का पठार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यह नीति आयोग से संबंधित 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नीति आयोग के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये कथन गलत है
क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग में कोई भी पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत है क्योंकि हमें गलत ही बताना था। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी है, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था योजना आयोग के स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी है, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। ऑप्शन है ए, चिल्का झील के समीप। ऑप्शन बी, महानदी के मुहाने के समीप। ऑप्शन सी, पुलिकट झील के समीप। और ऑप्शन डी, गोदावरी के मुहाने के समीप। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुलिकट झील के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है और पुलिकट झील के समीप स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। कहाँ स्थित है वो भी आपको याद रखना है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीमांत जोत का आकार है। ऑप्शन है ए, 5 हेक्टेयर से अधिक। ऑप्शन बी, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर। ऑप्शन सी, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर। और ऑप्शन डी, 1 हेक्टेयर से कम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 हेक्टेयर से कम। भारत में सीमांत जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। और भारत में सीमांत कृषक उन्हें कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। यहाँ भारत के पश्चिमी तट पर स्थित 4 नगर दिए गए हैं। हमें उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम बताना है। सबसे पहला है जंजीरा। जंजीरा नगर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। नंबर 2 है कन्नूर। कन्नूर नगर केरल के कन्नूर जिले में है। नंबर 3 है नागरकोइल। नागरकोइल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। और नंबर 4 है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है। तो सबसे पहले होगा हमारा जंजीरा, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। सबसे उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाना है। सबसे पहला होगा जंजीरा, उसके बाद आएगा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में सिंधुदुर्ग, तो उसके बाद आएगा नंबर 4। फिर पड़ता है केरल में कन्नूर, उसके बाद आएगा 2 और सबसे अंत में पड़ेगा दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी में नागरकोइल, तो सबसे अंत में आएगा 3। हमारा सही आंसर होगा 1, 4, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ये भारत के पश्चिमी तट के शहरों का उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम है। सबसे पहला जंजीरा, फिर सिंधुदुर्ग, उसके बाद कन्नूर और उसके बाद नागरकोइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। ऑप्शन है ए 1962 से 65। ऑप्शन बी 1966 से 69। ऑप्शन सी 1969 से 72 और ऑप्शन डी 1972 से 75। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1966 से 69। इन 3 वर्षों की अवधि में भारत में अवकाश की अवधि थी। ये 3 वर्ष भारत में अवकाश की अवधि में थे। इस दौरान भारत में कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं थी। तो भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन है ए लक्ष्मीबाई। ऑप्शन बी अहिल्याबाई। ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली और ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल वह महिला थी जिन्होंने अवध यानी लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? ऑप्शन है ए, प्रत्येक राज्य के लिए बराबर। ऑप्शन बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। ऑप्शन सी, उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान। और ऑप्शन डी, उनके राजस्व के अनुपात में स्थान। राज्यसभा में राज्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है वो दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है? ऑप्शन है ए, करनाल में। ऑप्शन बी, हिसार में। ऑप्शन सी, आनंद में। और ऑप्शन डी, जयपुर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल यानी हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? ऑप्शन है ए, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ऑप्शन डी, राज्यसभा के सभापति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संसद की जो लोक लेखा समिति होती है उसके अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी, वह वर्ष था, यानी किस वर्ष कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया था? ऑप्शन है ए, 1909। ऑप्शन बी, 1916। ऑप्शन सी, 1931। और ऑप्शन डी, 1932। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1916। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग को स्वीकार कर लिया था, जबकि अभी तक कांग्रेस इसका विरोध करती आई थी। और इसकी आलोचना करते हुए आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि 1916 के लखनऊ समझौते ने वस्तुतः वह नींव डाल दी जिसके ऊपर 30 वर्षों के बाद पाकिस्तान का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिह्नित कीजिए। हमें बताना है कि भारतीय संसद किन से मिलकर बनती है। ऑप्शन है ए, लोकसभा एवं राज्यसभा। ऑप्शन बी, लोकसभा प्लस लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति प्लस राज्यसभा और प्लस लोकसभा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संविधान के आर्टिकल 79 के अनुसार भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बनेगी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ऑप्शन है ए, शतानीक। ऑप्शन बी, उदयन। ऑप्शन सी, बोधि। और ऑप्शन डी, नीचक्षु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदयन। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के शासनकाल में, और उदयन ने एक बौद्ध भिक्षु थे पिंडोला भारद्वाज, उनके नेतृत्व में, उनके प्रभाव से बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और उदयन ने घोषिताराम विहार बौद्ध संघ को दान में दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? ऑप्शन है ए, 14.2%। ऑप्शन बी, 15.5%। ऑप्शन सी, 16.16%। और ऑप्शन डी, 18.2%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16.16%।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.16% है, जबकि एक्चुअल में है 16.51%। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ लगभग दिया हुआ है 16.16%, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष यानी स्पीकर चुना गया था? ऑप्शन है ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी CR दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? ऑप्शन है ए काशी, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी वज्जी। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से चंड प्रद्योत अवंती महाजनपद के राजा थे, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवंती के राजा थे चंड प्रद्योत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है। ऑप्शन है ए संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन बी अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, और ऑप्शन डी संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन तथा दीव के सिवाय संपूर्ण भारत पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण भारत पर। भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 17, जो ये प्रावधान करता है कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध होगा। इसी के तत्वावधान में संसद के द्वारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1955 में, और ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पूरे भारत में लागू है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने मिक्स क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के हैं, कुछ ज्योग्राफी के हैं, कुछ हिस्ट्री के हैं। यह हमारा मॉक टेस्ट नंबर 4 था। 3 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।